हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का 10वां अध्याय है पीटीबीसी बुक। और यह आपका यह क्या है, अंतिम चैप्टर है। तो हमारे इतिहासकार इस अध्याय का नाम है, हम पढ़ेंगे और यह आपका अंतिम हो जाएगा 7 क्लास का। उसके बाद हम 8 शुरू करेंगे, जल्द ही जल्द जो है हम सब समाप्त कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस महीना तक जो है आपको 12th तक हम पढ़ा देंगे। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षक शुरू करते हैं हम। शिक्षक बच्चों, आपने वर्ग 6 की कक्षा में प्राचीन भारत से संबंधित इतिहासकारों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आज आप इस अध्याय के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास लेखन से संबंधित कुछ प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकारों जो आपके राज्य बिहार से संबंध रखते हैं के बारे में पढ़ेंगे। इन इतिहासकारों में सर यदुनाथ सरकार एवं सैयद हसन अस्करी का नाम जो है सम्मान से लिया जाता है। भोलू बोलता है, अच्छा सर, तो आज आप इन इतिहासकारों के व्यक्तित्व एवं रचनाओं के बारे में बताएंगे। शिक्षक, हाँ भोलू, तुमने ठीक समझा। चलिए शुरू करते हैं। सर यदुनाथ सरकार के जीवन के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। 1870 से 1958 का इनका काल है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। ये तस्वीर भी देख सकते हैं सर यदुनाथ सरकार के। लिखा गया है कि सर यदुनाथ सरकार एक सजग एवं सुलझे हुए इतिहासकार थे। मुगलकालीन इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान को उनकी मौलिकता के कारण आज भी प्रासंगिक माना जाता है। इस समय विश्व स्तर पर आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी उससे सर यदुनाथ भली भांति परिचित थे। फलतः इन्होंने अपने इतिहास लेखन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने उपलब्ध सभी स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर इतिहास के सच तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया। सर यदुनाथ का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पटना कॉलेज में इतिहास विभाग में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया। अंततः 1923 ईस्वी में विभागाध्यक्ष भी बने। 1926 में अवकाश ग्रहण करने के बाद भी लगातार शोध कार्यों में लगे रहे। व्यक्तित्व इनका कैसा था, तो सर यदुनाथ समय के बड़े पाबंद थे। एक शोधार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन एवं इससे जुड़े क्रांतिकारी नेताओं के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी। क्रांतिकारी गिरोह के सदस्यों का इनके घर अक्सर आना जाना होता था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार भी इन्हें शक की नज़र से देखती थी। प्रोफेसर सरकार कई संस्थानों के सदस्य भी रहे। इन्हें ढाका तथा पटना विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि भी मिली। इनके कलकत्ता आवास को टीबी हॉस्पिटल के लिए दान कर दिया गया था, लेकिन किसी वजह से अस्पताल नहीं बनने के कारण वहां तात्कालिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री नूरुल हसन की पहल पर सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र खोला गया। इतिहासकार के रूप में सर यदुनाथ का जीवन इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित रहा। उन्होंने मुगल काल से संबंधित औरंगजेब, शिवाजी, मुगल काल के पतन पर न केवल प्रामाणिक इतिहास लिखने का काम किया, बल्कि अधिक से अधिक मौलिक, साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को ढूंढने का सफल प्रयास किया। इन्होंने किसी साक्ष्य को तब तक प्रामाणिक नहीं माना जब तक अन्य साक्ष्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। इस कार्य के लिए सर यदुनाथ ने कई भाषाओं का अध्ययन किया। ये अपने बुढ़ापे में भी सुनियोजित ढंग से कार्य करते थे, ताकि अपनी रचनाओं को अधूरा छोड़कर इस संसार से विदा न हो जाएं। सौभाग्य से इन्होंने अपनी सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को पूरा किया। इन्होंने इतिहास लेखन का मुख्य विषय के रूप में औरंगजेब को चुना। यद्यपि शुरू में इनका रुझान 1857 के विद्रोह पर था। कई अंग्रेज इतिहासकार फारसी स्रोतों के आधार पर हिंदू मुस्लिम इतिहास पर काफ़ी लिख चुके थे। इस
पर सर यदुनाथ के अध्ययन का विषय नया नहीं था, लेकिन इनके अध्ययन की पद्धति तात्कालिक ब्रिटिश इतिहासकारों से अधिक विकसित थी। इन्होंने औरंगजेब का इतिहास 5 खंडों में लिखा और इसे लिखने में करीब 25 वर्ष तक इन्हें समय लगा। औरंगजेब पर लिखने के बाद सर यदुनाथ ने इरविन के अधूरे कार्य को पूरा किया। यह पुस्तक लेटर मुगल्स के नाम से छपी, जिसमें 1739 तक इतिहास वर्णित है। इनकी एक अन्य पुस्तक फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। 2 पुस्तक हैं, लेटर मुगल्स और फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर्स, याद रखेंगे, ये सर यदुनाथ के हैं। आगे है यहाँ पे कि इस पुस्तक को लिखने के बाद अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने सर देसाई को पत्र लिखा। मैं इस पुस्तक को रोशनाई से नहीं, अपने हृदय के खून से लिखा है। रोशनाई से नहीं, अपने हृदय के खून से लिखा है। ऐसा कहकर मैं अपने उस व्यक्तिगत दुख और चिंता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जो मेरे जीवन की गोधली बेला में मंडरा रही है, और न ही इस प्रचंड गर्मी में पुस्तक के लेखन में हुए घोर परिश्रम और सूक्ष्म अध्ययन के बारे में लिख रहा हूँ। राजाओं की हीन बुद्धि और चरित्रहीनता, सेनाध्यक्षों की कायरता और उनके वजीरों के स्वार्थ तथा विश्वासघात की कहानी भारत के हर सच्चे सपूत के मस्तक को शर्म से झुका देती है। फिर भी खुशी है कि मेरा काम पूरा हुआ और मैं पुनः आज़ाद हुआ। ये उनके वक्तव्य थे। ये किन को लिखे गए थे, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किन को लिखते हैं, सर देसाई को लिखते हैं पत्र, और ये पत्र में ये सारे वक्तव्य जो उनके द्वारा लिखे गए बहुत ही फेमस है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। इनकी मुगलकालीन इतिहास की 2 और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक हैं शिवाजी एंड हिज टाइम्स और दूसरा है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी एंड हिज टाइम्स और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये 2 पुस्तक आपको याद रखने हैं, इनके और हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से सर यदुनाथ ने तात्कालिक प्रशासन एवं शिवाजी के नेतृत्व की क्षमता का जो है विशद विवेचन किया है। इन्होंने द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से, क्या नाम है, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से भारतीय युद्ध पद्धति, सेनाओं के रखरखाव एवं उस पर होने वाले व्यय का जो है सूक्ष्म अध्ययन किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें ये सब लिखा गया है, तो ये पुस्तक का नाम क्या है, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर यदुनाथ ने मुगल काल के अतिरिक्त चैतन्य, हिज फिल्मगिरी मिजेज एंड टीचिंग, चैतन्याज लाइफ एंड टीचिंग, इंडिया थ्रू द एजेंज सहित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखित अध्यायों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करने में सफल प्रयास इन्होंने किया। सर यदुनाथ की इन कृतियों का महत्व फारसी एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध मौलिक स्रोतों पर आधारित होने के कारण इन्होंने कई मूल फारसी स्रोतों का हिंदी अनुवाद भी किया। सर यदुनाथ अंतिम कृति क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर। अंतिम कृति ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर है। इसमें इस पुस्तक को लिखने में का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया। किसने किया, तो सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया कि आप हिस्ट्री लिखिए। तो हिस्ट्री का नाम क्या लिखाया, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, जिन्हें अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण इतिहास पर नाज था। सर यदुनाथ ने राजमहल के पोथी खाने में उपलब्ध स्रोतों के एवं साक्ष्यों के आधार पर जयपुर का इतिहास लिखा। इसे राजमाता गायत्री देवी के प्रयास से प्रकाशित कराया गया। किसको, तो हिस्ट्री ऑफ जयपुर को किसके कहने पर लिखे, सवाई मानसिंह द्वितीय ने जो है इनका अनुरोध किया, तो इन्होंने लिखना शुरू किया और यह जो छपे तो राजमाता गायत्री देवी के प्रयास से। आगे चलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन को अपने इतिहास लेखन का आधार बनाने के कारण ही सर यदुनाथ को आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखक का जनक, तो सर यदुनाथ को।
इन्होंने पहल आलोचनात्मक इतिहास लेखन का कार्य किया। इन्होंने इतिहास लेखन में समकालीन एवं प्रमाणिक स्रोतों को आधार बनाया। इनका सिद्धांत था कि बिना दस्तावेज के इतिहास नहीं लिखा जा सकता। सर यदुनाथ सरकार इतिहास लेखन के लिए भूगोल की भी जानकारी आवश्यक मानते थे। इनका मानना था कि इतिहास लेखन में विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती, फिर भी इतिहास को वैज्ञानिक नियमों की तरह विचारों में निष्पक्षता बरतनी चाहिए। इन्होंने सदैव इस तरह की निष्पक्षता का पालन किया और दूसरों को भी निष्पक्ष लेखन का उपदेश देते रहे। सर यदुनाथ इतिहासकारों की उस पीढ़ी से संबंधित थे जो ऐतिहासिक प्रक्रिया में व्यक्तियों की निर्णायक भूमिका और शासक वर्ग के आचरण को ही मुख्य कारण मानते थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने लेखन में आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को अपने शोध का आधार नहीं बनाया। सर यदुनाथ के विचारों एवं उनके द्वारा किए गए विश्लेषण का पुनर्विवेचन इतिहासकारों के द्वारा किया जा रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मूल स्रोतों के अध्ययन और इतिहास लेखन के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास से बौद्धिक जगत की परिचित कराने के काम में सर यदुनाथ का महत्वपूर्ण योगदान हर समय याद किया जाएगा। ये हो गए। अब दूसरा आपका है कि प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी 1901 से 1990। देखिए, इनके बारे में लिखा गया है कि प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी अत्यंत सरल स्वभाव के महान विद्वान थे। ये देख सकते हैं इनकी तस्वीर। इनकी सादगी, सहजता, सौहृदयता ने इन्हें अपने जीवन काल में ही अनेक कथा कहानियों का पात्र बना दिया। इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं, अध्ययन एवं शोध के प्रति इनका समर्पण ही इन्हें महान साबित करने के लिए काफ़ी है। अस्करी साहब कभी किसी पद, प्रतिष्ठा एवं नाम के पीछे नहीं भागे। वे सदैव ध्वनि अन्वेषण की तरह मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अभिलेखों और पांडुलिपियों की खोज में लगे रहे तथा नई सामग्रियों को अपनी विवेचना के साथ प्रकाश में लाते रहे। सैयद हसन अस्करी का जन्म सीवान जिले के एक शिक्षित मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय में इतिहास में स्नातकोत्तर MA एवं कानून में स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने अपने पेशे का प्रारंभ वकालत से किया, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं रमा और अंततः इन्होंने पटना कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता के रूप में योगदान दिया। 1956 ईस्वी में अवकाश प्राप्त करने के बाद भी ये 1974 ईस्वी तक पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। शोध कार्य में रुचि का आरंभ। पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुविमल चंद्र सरकार ने एक दिन अस्करी साहब को अपने आवास पर बुलाया और काली किंकर दत्त, जो आगे चलकर महान इतिहासकार बने, जिनके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, नामक नौजवान से परिचय कराया। काली किंकर दत्त सुविमल चंद्र सरकार के साथ PhD करने आए थे। डॉक्टर साहब ने अस्करी साहब से कहा कि कलकत्ता से आए इस शोधार्थी को खुदा बख्श लाइब्रेरी की फारसी पांडुलिपि पढ़ने में मदद करें। मदद पहुंचाने के क्रम में पुरानी पांडुलिपियों में जो उनकी रुचि जगी, वह जीवन भर बनी रही। अस्करी साहब कई शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। इन्होंने शोध सामग्री इकट्ठा करने के लिए सुदूर देहातों की यात्रा की। फारसी पांडुलिपियों को जानकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। इन्होंने लेखन कार्य प्रायः अंग्रेजी में किया, लेकिन कुछ रचनाएं उर्दू में भी। अस्करी साहब ने निरंतर इतिहास विषयक कार्य करते हुए 150 मानक शोध पत्र प्रस्तुत किए। अस्करी साहब ने कभी अर्थोपार्जन के लिए शोध कार्य नहीं किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर शोध कार्य करना उनकी आदत सी बन गई थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए वे स्वयं स्रोत की तरह थे। पटना के मध्यकालीन बिहार से संबंधित किसी
गली, कुएं, मस्जिद, मंदिर की प्रामाणिक जानकारी में सहज ही प्रदान करते थे। शोध कार्य तो समकालीन स्रोतों के आधार पर लिखी गई सामग्रियों की नई तर्क संगत एवं क्रमबद्ध प्रस्तुति जब किसी शोधार्थी द्वारा की जाती है तो उसे विषय से संबंधित शोध कार्य कहा जाता है। मतलब उससे उस विषय से संबंधित शोध कार्य कहा जाता है। डॉक्टर अस्करी काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक तथा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के संचालन समिति के सदस्य भी थे। अस्करी साहब कई पत्रिकाओं के संपादन मंडल के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर अस्करी को इनके कार्यों के बदले अंग्रेजी सरकार ने भी सम्मानित करते हुए खान साहब की पदवी दी थी। खान साहब इन्हें मगध एवं पटना विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। इन्हें पटना के नागरिकों से सम्मानित करते हुए बिहार रत्न तथा भारत के पद्म बिहार रत्न भी मिला और पद्म श्री भी प्रदान किया गया। भारतीय इतिहास कांग्रेस ने भी इन्हें वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। इन्हें भारत के तीन राष्ट्रपति से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। अस्करी साहब का इतिहास के रूप में योगदान नए स्रोतों की खोज और उन्हें विद्वानों से परिचित कराना था। इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में 200 से अधिक लेख लिखे जो विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन्हें बाद में संकलित कर अंग्रेजी में 5 खंडों में और उर्दू में 1 खंड में खुदा बख्श लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित कराया गया। इस संकलन उर्दू भाषा में बिहार उर्दू अकादमी ने भी प्रकाशित किया। कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार के अतिरिक्त उन्होंने 2 अन्य पुस्तक का भी संपादन किया। कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार में इनके साथ सह-संस्थापक प्रोफेसर क़यामुद्दीन अहमद थे। इन्होंने इकबाल नामा और शाहनामा मुनव्वर कलाम शामिल थे। इनमें जो है ये दोनों शामिल थे। इनमें कुल फारसी रचनाओं पर आधारित जो भी था ये फारसी रचनाओं पर आधारित था। अस्कारी साहब परंपरागत इतिहास लेखन शैली से प्रेरित थे, अतः उन्होंने मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास की ही चर्चा की। आर्थिक इतिहास में उनकी रुचि कम थी। इन्होंने मध्यकालीन बिहार के संपूर्ण इतिहास, तुर्क शासनकाल से मुगल साम्राज्य के पतन तक अनेक लेख लिखे। बिहार के सूफी संतों विशेषकर फिरदौसी संतों पर विस्तृत शोध किया। अमीर खुसरो की अनेक रचनाओं की उन्होंने आलोचनात्मक व्याख्या की। मध्यकालीन भारत के सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं पर उन्होंने जानकारी प्रदान की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्यकाल में उनकी जो है आदत तौर तरीके पर उन्होंने एक रोचक लेख लिखा। इस तरह शासक वर्ग से लेकर सूफी संतों और आम आदमी तक के जीवन पर उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया और उसकी जानकारी अपने पाठकों को दी। अनेक स्रोतों, पांडुलिपियों और पुरानी रचनाओं की खोज, उसका गहन अध्ययन करके उस पर लेखन लिखकर अस्कारी साहब ने इतिहास लेखन और इतिहास की समझदारी को समृद्ध बनाया। इससे भी महत्वपूर्ण योगदान उनका यह रहा कि उन्होंने इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता के पूरी ईमानदारी बरती। उन्होंने स्रोतों में उपलब्ध सूचनाओं को इतिहास के छात्रों और शोधकर्ताओं के समक्ष रखकर उन्हें शोध और अध्ययन के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्हें इसके लिए सामग्री भी उपलब्ध कराई। फारसी भाषा के स्रोतों, अभिलेखों और फरमानों के अध्ययन और विश्लेषण में अस्कारी साहब की दक्षता अद्वितीय थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने ज्ञान पर कोई अहंकार नहीं था। वे अत्यंत सरल व्यक्ति थे और हर छात्र और शोधकर्ता की सहायता और मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते थे। मानवता के प्रतीक प्रोफेसर अस्कारी एक महान इतिहासकार होने के साथ साथ मानवता के सच्चे प्रेमी भी थे। इन्होंने अपने निधन के पूर्व अपने बच्चों से उनकी मृत्यु के बाद होने वाले रीति रिवाजों पर खर्च करने की मनाही की थी। इन्होंने अपने बच्चों को यह भी कहा था कि अगर यह मंजूर ना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार 40वें दिन गरीबों को खाना खिला दे और यदि हो सके किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाने का खर्च संभाले या किसी विधवा की शादी पर खर्च करे।
भीख मांगने वाले, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हो या विकलांग बच्चे, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रोफेसर अस्करी जितने बड़े इतिहासकार थे, उससे बड़े सरल स्वभाव के, मानवता के प्रेमी भी थे। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए, कैसा लगा ये 2 इतिहासकार के बारे में पढ़कर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्लास 8 शुरू होगा। हमने क्लास 8 के ज्योग्राफी और हिस्ट्री अब शुरू करने वाले हैं, और क्लास 7 के हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री समाप्त कर दी है, पॉलिटी चल रहा है। अब जो है क्लास 7 का आपका साइंस भी चलेगा। साइंस 6 का समाप्त हो गया है और पॉलिटी भी समाप्त हो गए हैं। सबके क्वेश्चन अब आपको आएंगे। सबका चैप्टर वाइज क्वेश्चन शुरू हो गया है। सबका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रदान किया जाएगा। हर संभव कोशिश है इस माह तक हर काम हम करेंगे। उसके बाद आप दोहराते रहिएगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।